Yes, students, we are starting with next method of national income, that is income method. This method is also said to be distributed share method or factor payment method. As it's clear from the name, it's a factor payment method. फैक्टर पेमेंट हम किसको करते हैं? फैक्टर सर्विसेज को. फैक्टर सर्विसेज कौन सी हैं? वी आर हैविंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और इन चारों को होने वाली जो इनकम है वो कौन सी है? लैंड को रेंट की इनकम होती है, लेबर को वेजेस की होती है जिसको हम नेशनल इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं, एंड कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट. तो ये 4 तरह की फैक्टर इनकम होती है. जब इन 4 तरह की फैक्टर इनकम का हम टोटल करते हैं, वी अराइव एट द national income through income method. So sum total of factor incomes which is generated within the domestic territory of the country, whether earned by resident or non-resident, is said to be domestic income. Then what are factor incomes? Factor incomes दो तरह की होती हैं. Some are earned and some are not earned. तो अर्नड इनकम्स वो हैं जिसके बदले में हमने कोई सर्विस पे करी है, जिसके बदले में हमने कोई मेहनत पे की है. तो जो इनकम हमने कमाई है वो फैक्टर इनकम है. जिसके बदले में हमने कोई सर्विस पे नहीं करी है वो अनअर्नड इनकम है. जैसे कि गवर्नमेंट सीनियर सिटीज़न को ओल्ड एज पेंशन देती है, जबकि सीनियर सिटीज़न ने गवर्नमेंट को कोई सर्विस रेंडर नहीं की है, ये गवर्नमेंट सिर्फ एज ए हेल्प ही देती है. तो इसको हम अनअर्नड फैक्टर इनकम कहते हैं. और इस तरह की जो गवर्नमेंट पेमेंट करती है सीनियर सिटीज़न को, उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट भी बोलते हैं. तो ये जो इनकम है ट्रांसफ़र पेमेंट वाली, ये और ओल्ड सिटीज़न ने ये कमाई नहीं है. देन नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम. द फर्स्ट कंपोनेंट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट है इसका वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. जब एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर की तरफ से उसकी सर्विसेज के बदले में, उसकी मेहनत के बदले में वेजेस या सैलरी कैश में मिलती है. देन नेक्स्ट इज पेमेंट इन काइंड. जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन मीन्स एक फ्री घर बनवा के देता है, या और इस तरह की फैसिलिटीज़ उसके बच्चों के लिए स्कूल या हॉस्पिटल या इस तरह से कुछ बनवा के देता है, उसको हम कहते हैं पेमेंट इन काइंड. देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. नाउ व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी. लाइक वी आर हैविंग इन दिस मेथड एग्जांपल ऑफ प्रोविडेंट फंड. जो प्रोविडेंट फंड है वो EPF स्कीम के अंडर होता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड. अब इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉई है अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, और उतना ही हिस्सा जो उसका एम्प्लॉयर होता है इक्वल अमाउंट पे करता है. जो एम्प्लॉई को रिटायरमेंट होने पे उसको जो प्रोविडेंट फंड विद इंटरेस्ट उसको मिलती है, तो इसीलिए इसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं. उसकी सिक्योरिटी के लिए होता है इन फ्यूचर. लेकिन नेशनल इनकम के पर्पस के लिए हम सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं. नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हम उसमें ऐड नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज एम्प्लॉई जो है वो अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन देता है प्रोविडेंट फंड के लिए, जो कि नेशनल इनकम में ऑलरेडी पहले से ही एडिड है. तो नेशनल इनकम का जो इनकम का रूल है वो सेम ही है कि एक चीज़ को हमने सिर्फ एक बार ही ऐड करना है, बार बार ऐड नहीं करना. तो उसका जो हिस्सा उसने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट अपना किया है वो ऑलरेडी उसके सैलरी में पहले से एडिड है. इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जब हम इनकम मेथड के थ्रू इसको करना है तो हमने सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना है. अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आपको क्वेश्चन में दिया हो तो वो हमने ऐड नहीं करना. देन नेक्स्ट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट. अब इसमें हमने कौन सी रिटायरमेंट पेंशन ऐड करनी है? वो वाली रिटायरमेंट इनकम जो एम्प्लॉई को अपनी सर्विसेज के बदले में एम्प्लॉयर से मिलती है. सीनियर सिटीज़न वाली जो पेंशन है वो हमने इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि सीनियर सिटीज़न ने गवर्नमेंट को उसके बदले में कोई सर्विस नहीं दी हुई.
द नेक्स्ट पार्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? इट इज़ इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए प्रॉफिट। देन नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मीन्स जो हमने किसी को दिया नहीं है, लेकिन जो कंपनी है या कॉर्पोरेट सेक्टर है वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज ए कंटिजेंट एक्सपेंसेस मीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी या फ्यूचर यूज़ के लिए अपने पास रिटेन करके रखते हैं। ऐसे प्रॉफिट के हिस्से को हम कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, ऐसे पर्सन जो किसी के नीचे एम्प्लॉयड नहीं है, जो खुद काम करते हैं। जैसे कोई खुद ही एज ए लेबर वर्क करता है अपने लिए, खुद ही कोई अपनी लैंड यूज़ कर रहा है, खुद ही किसी ने अपनी कैपिटल बाहर दी हुई है किसी को, देन या कोई एंटरप्रेन्योर है, वो ये सारी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो इन चारों फैक्टर्स को जो इनकम होती है, सेम वे ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको इनकम होगी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये अपने आप को ही दे रहे हैं। तो दिस इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये थर्ड कंपोनेंट है नेशनल इनकम का। और इसका इनकम मेथड के थ्रू हम जब ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करके इनकम निकालते हैं, इसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो मेन फॉर्मूला है जो इसका है यूजिंग इनकम मेथड, वो क्या है? हमने ये कंपोनेंट पहले स्टडी किए हैं। हमने कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐड करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट थ्रू इनकम मेथड। जब हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो डोमेस्टिक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेशनल में। देन वी विल अराइव एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें न्यूमेरिकल्स करते टाइम एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर कंपोजिशन एम्प्लॉयज़ का जो सब कंपोनेंट है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका मेन कंपोनेंट भी दिया हुआ है, तो आपने मेन कंपोनेंट ले लेना है और सब कंपोनेंट इग्नोर करना है। सेम वे ऑपरेटिंग सरप्लस में भी ऐसे करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट है डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर तीनों में से कोई एक दिया हुआ है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है तो आपने सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है और सब हेड्स इसके इग्नोर कर देने हैं। सेम वे मिक्स्ड इनकम में भी ऐसे ही करना है। तो हमने अगर मेन हेड्स दिए हैं तो वी हैव टू इग्नोर सब हेड्स।